हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो हम अर्थशास्त्र में इकाई 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा 2 टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। तो आज हम टॉपिक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की संरचना। तो चलिए इसी को देखते हैं। तो पहले ये समझिए कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, संचार। तो ये सब आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो जितना भी आर्थिक क्रिया है, वो सभी आर्थिक क्रिया का उत्पादन क्षेत्र एक ही है। उत्पादन क्षेत्र कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कृषि है, तो कृषि में जो भी चीज़ का उत्पादन होता है वो खेतों में होता है। उद्योग में जो भी चीज़ का उत्पादन होता है वो उद्योग के अंतर्गत होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कृषि में जो भी चीज़ का उत्पादन होता है वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, और उद्योग में जो भी चीज़ का निर्माण होता है वो कृषि से प्राप्त उत्पाद का ही उपयोग यानी पुनर्निर्माण करके उद्योग में होता है। फिर जैसे कि परिवहन है, परिवहन का मतलब होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिस चीज़ के माध्यम से, उसे हम परिवहन बोलते हैं। संचार का मतलब होता है कि आप अपना बात को एक दूसरे के साथ जिस माध्यम से पहुंचाते हैं या किसी सूचना को भी, तो वो संचार कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी तो आर्थिक क्रिया है, लेकिन इन सभी का उत्पादन क्षेत्र अलग अलग है। तो ये जो उत्पादन क्षेत्र इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अलग अलग है, तो इन्हीं उत्पादन क्षेत्रों को जब हम विभाजन कर देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, ताकि हमें अर्थव्यवस्था के बारे में समझने में आसानी हो, तो उसी को हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था का संरचना। यानी कहने का ये मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है, और वो आर्थिक क्रिया एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में, यानी विभिन्न क्षेत्रों में वो आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, संचार आदि। तो इन सभी आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन क्षेत्र अलग अलग होता है। तो इन्हीं उत्पादन क्षेत्र को विभाजित करना, यानी अलग अलग करके पढ़ना, को ही हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो अब हम लोग इसकी संरचना को विभाजित करते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो इसलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, भारतीय संरचना को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी आपने पढ़ा था कि इसका अर्थव्यवस्था का विभिन्न उत्पादन क्षेत्र होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का जो है वो 3 उत्पादन क्षेत्र होता है, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। तो हम बारी बारी से इन तीनों क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है। तो आप याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। तो डिटेल में इन्हें अब देखते हैं। देखिए, पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो पहले ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, जंगलों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं। तो ये सब कार्य जो हम लोग करते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। या आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमें डायरेक्ट प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, वो सभी चीज़ें अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, यानी जंगल से जितना भी वस्तुएं प्राप्त करते हैं वो सभी, तो ये सभी जो व्यवसाय हम लोग करते हैं, ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप प्राथमिक क्षेत्र समझ चुके हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि आप
यहाँ पर देखें कि प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादातर कार्य कृषि क्षेत्र से रिलेटेड ही होता है। तो अब हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन चीज़ आते हैं, जैसे कि खनिज व्यवसाय, यानी खनिज से रिलेटेड जितना भी व्यवसाय होगा वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। निर्माण कार्य, यानी किसी भी चीज़ का जो निर्माण होगा, जैसे खिलौना हो गया या मान लीजिए लकड़ी का कोई वस्तु का निर्माण हो गया, तो वो सभी चीज़ द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, जन उपयोगी सेवा हो गया, जैसे कि मान लीजिए जन उपयोगी सेवा कहने का मतलब है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, जैसे कि गैस, बिजली, तो ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वो ही चीज़ आएंगे, मतलब आप यह कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से ही द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए निर्माण कार्य हुआ, तो जैसे आप लकड़ी का कुर्सी बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो वो प्राथमिक क्षेत्र के कृषि से जो लकड़ी प्राप्त होगा उसी से न बनाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं से ही हम लोग द्वितीयक क्षेत्र की चीज़ें बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें द्वितीयक क्षेत्र में ज़्यादातर उद्योग से रिलेटेड कार्य ही होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तृतीयक क्षेत्र मतलब इसमें कोई उत्पादन से रिलेटेड कार्य नहीं होता है, इसमें सेवा से रिलेटेड कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सभी क्रिया इसमें होती है। देखिए बीमा का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अचानक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण आपका वित्तीय स्थिति बहुत जर्जर हो गया, कमज़ोर हो गया, तो आपका ये जो बीमा में आप पैसा जमा किए रहेंगे वो आपको कार्य देगा। तो देखिए बैंक एवं बीमा से संबंधित कार्य, परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला कार्य, संचार, व्यापार, तो ये सब वो उत्पादन थोड़े होता है, ये सब सेवा के अंतर्गत आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र में कोई भी उत्पादन वाला कार्य नहीं होता है, इसमें सेवा से संबंधित कार्य होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो ये तो सेवा का कार्य हुआ। संचार है, मान लीजिए आप किसी के बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ये भी सेवा का कार्य हुआ, जैसे टेलीफोन, मोबाइल। तो इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेवा से रिलेटेड कार्य ही होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब क्रिया शामिल होती हैं, उसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। देखिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये तृतीयक क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीयक क्षेत्र का जो भी कार्य होता है उसमें सहायता प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, यानी कृषि कार्य कर रहा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र है, उसे कहीं पर अपने अन्न या फसल को पहुंचाना है तो वो परिवहन के माध्यम से जाएगा, तो और परिवहन आता है तृतीयक क्षेत्र में, इसलिए परिवहन क्या हुआ, सेवा किया किसान का, यानी कि इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र में बिजनेस से संबंधित कार्य आता है, तो मान लीजिए बिजनेस से संबंधित कोई सूचना कहीं पहुंचाना है तो आप संचार के माध्यम से पहुंचाएंगे, और संचार आता है तृतीय क्षेत्र में, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्षेत्र समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अब आप कहेंगे ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी भी देश में एक साल में जितना भी लोग पैसा कमाते हैं, आय कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय। इसके बारे में आप अध्याय 2 में पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, यानी विभिन्न क्षेत्र कहने का मतलब है कि आप प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जाने, द्वितीय क्षेत्र के बारे में जाने हैं, तृतीय क्षेत्र के बारे में जाने हैं, तो इन सब क्षेत्रों का इस राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, यानी राष्ट्र का जो आय कमाता है राष्ट्र एक साल में सभी व्यक्तियों के द्वारा, तो इन सभी क्षेत्रों का क्या क्या कितना कितना योगदान रहता है उसके बारे में इस बॉक्स में देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये सब है क्षेत्र का नाम, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, और ये है ईयर का नाम कि किस ईयर में कितना योगदान था, और ये है कितना परसेंट था। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 100% में से 63.6% था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1901 ईस्वी में, द्वितीय क्षेत्र का योगदान था 12.7% 1901 ईस्वी में, और तृतीय क्षेत्र का योगदान था राष्ट्रीय आय में
23.7%, यानी कुल मिलाकर 100%। ठीक इसी प्रकार वर्ष 1947 में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 58.7%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 14.3%, तृतीय क्षेत्र का योगदान था राष्ट्रीय आय में 27.0%, और कुल मिलाकर इन सभी का योग है 100%। यानी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न वर्षों में किस क्षेत्र का कितना योगदान था, वही सब डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। 2007 का भी, 2011 का, 12 का भी, 2021-20 का भी। तो इस प्रकार से आप लोग ये सब डेटा याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ देता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।